नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपना जो यूट्यूब चैनल अपने शुरू कर रखा है, तो जो ज्योग्राफी के वीडियोज़ है तो उसके लिए संपूर्ण भूगोल के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही रहे हो और अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाएं ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ जो है वो डेली लेके आएँ। तो आज हम देखते हैं अपने जो टॉपिक है अपना वो है सूर्यातप। तापमान जो प्राप्त होता है संपूर्ण पृथ्वी पर वो सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो इसके लिए इसमें कितना कहाँ होता है, कैसे होता है, उस सब की जानकारी आज अपन देने जा रहे हैं। सूर्यातप होता क्या है? तो सूर्यातप मुख्य रूप से वो है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला तापमान सूर्यातप कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्यातप। यही सूर्यातप है, सूर्य से प्राप्त होने वाला तापमान। और सूर्य से जो प्राप्त होने वाली रेडिएशन है उसको लघुतरंग कहा जाता है। यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली तरंगों को लघु तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसको लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। और जो पार्थिव किरण है अर्थात पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली किरणों को दीर्घ तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसको दीर्घ तरंग दैर्ध्य कहते हैं और सूर्य वाले को लघु तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अब सूर्य का तापमान है हमारी पृथ्वी पर कहाँ कितना प्राप्त होता है, यह महत्वपूर्ण है। यदि अपन देखें ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा उत्तरी आर्कटिक वर्त, मकर रेखा दक्षिणी अंटार्कटिक वर्त। और यदि अपन सूर्य का तापमान मान लें जैसे आ रहा है तो वो मुख्य रूप से जो किरणें आती है वो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। सूर्य की जो आभासी गति होती है इन दोनों के बीच में होती है, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ प्राप्त होता है? उष्ण कटिबंध में। ये अपन देखा ही है, ये भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस भाग में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। पृथ्वी पर प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ होते हैं, प्राप्त करती है पृथ्वी? तो उष्ण के पास वाले यहाँ, यानी यह भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वाधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है। ये पूछा भी गया बार बार, सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। इसका कारण है कि यहाँ आसमान साफ होता है, अर्थात बादलों का अभाव पाया जाता है। इस कारण से जो सूर्य की किरणें आती है वो सीधी आती है। उपोष्ण कटिबंध ये भाग है, यहां पर सूर्यातप सर्वाधिक प्राप्ति होता है। इसको मैं ए नाम देता हूं तो ये ए इस भाग में। तो सूर्य की आभासी गति का मतलब है पृथ्वी की दो गति अपन ने पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तब ये ऊपर नीचे होती रहती है। अर्थात सूर्य के सम्मुख के बहुत बार ऐसा होता है कि सूर्य के सामने इसकी सीधी किरणें जो आती है, रेडिएशन आती है,
सीधी रेडिएशन इसकी यदि आती है तो वो कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, वो 21 जून को होता है। एक समय होता है जब मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है सूर्य, वो 22 दिसंबर को होता है। 21 जून 22 दिसंबर, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसके अलावा यहाँ जो ये भाग है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध ये वाला भाग है, शीत कटिबंध है, इन भागों में सूर्यातप बहुत कम प्राप्त होता है। कारण क्या है कि यहाँ रेडिएशन काफी तिरछी आती है, काफी दूरी तय करती है, और काफी दूरी तय करने के कारण वायुमंडल में ऊष्मा खर्च हो जाती है। इस कारण से लंबी दूरी तय करने के कारण इस भाग में सूर्यातप बहुत ही कम पहुंचता है। सर्वाधिक सूर्यातप इसी भाग में प्राप्ति होते हैं। पृथ्वी पर जो सूर्यातप है उसका दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अधिक और कम भी होती रहती है। जैसे यह हमारी, इसको सूर्य ले लें अपन, यहां यदि मैं पृथ्वी ले लूं, यहां पर भी यदि पृथ्वी ले लूं, तो यह ज्यादा दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, ये कम दूरी है। ये निम्न दूरी है वो होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अधिकतम दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब न्यूनतम और अधिकतम, ये जो दूरी है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहा जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है, ठीक है, अपसौर। और यह स्थिति बनती है, वो बनती है 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को ये सिचुएशन तैयार हो जाती है। दूसरे वाली जो कम दूरी वाली कंडीशन है यह उपसौर कहलाती है, और यह बनती है 3 जनवरी को। तो अपसौर और उपसौर यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है सूर्यातप के लिए कि पृथ्वी पर सूर्य का तापमान कितना प्राप्त होता है। इसके लिए ये दोनों सिचुएशन उपसौर और अपसौर भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपसौर सूर्य व पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। अपसौर ये अपसौर कहलाती है। उपसौर सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। तो ये कब होती है? 3 जनवरी को, और ये कब होता है? अपसौर 4 जुलाई को। तो इसमें भी सूर्य जब नजदीक होता है पृथ्वी के, उस समय हमें अधिक तापमान प्राप्त होता है, और जब ये दूर होता है तो कम तापमान प्राप्त होता है। एक प्रश्न आता है, पूछते भी बार बार है, अपने को पता भी होना चाहिए भूगोल स्टूडेंट के नाते, कि औसत दूरी अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी कितनी होती है? वो होती है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर होती है औसत दूरी, ये रहती है। तो ये तत्व भी इसको प्रभावित करता है। इससे भी सूर्यातप है वो पृथ्वी पर कम या अधिक जो है वो प्राप्त होता है। ये सौर विकिरण जो है इस पर डिपेंड करती है। अब यदि अपन देखें कि इस सूर्यातप को, पृथ्वी पर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक,
यानी पृथ्वी पर ऐसे कौन से कारक है जिसके कारण पृथ्वी पर जो सूर्य का तापमान हमें प्राप्त होता है वो कम या अधिक प्राप्ति होता है। इसके भी प्रमुख रूप से कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि अपन देखें, एक मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके कारण दिन रात बनते हैं, और दिन रात बनते इसका मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। तो दिन के समय सूर्य तब अधिक प्राप्त होता है, रात के समय न्यून हो जाता है, और लेकिन पृथ्वी के दूसरे भाग में उस समय सूर्य तब प्राप्त होता रहता है। तो ये इस पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण होता है। तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में जो महत्वपूर्ण है किसी स्थान विशेष की, पहला महत्वपूर्ण कारक है वो है किसी भी स्थान की पृथ्वी पर स्थिति, जिस कोई भी स्थान है उसकी यदि हम बात करें तो पृथ्वी पर किस स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर स्थित होने का मतलब क्या वो ध्रुवीय प्रदेश में है जिसकी अपन बात करें, या वो शीतोष्ण कटिबंध में है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में है ना। तो किस पोजीशन पे वो अवस्थित है उसी के आधार पर सूर्य तप प्राप्ति होता है। अपन देखते हैं कि जो यदि वो भाग जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसके बारे में जान रहे हैं, वो यदि यहाँ है तो सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, वो यदि यहाँ पे है तो कम, यदि वो ध्रुवों पर है तो कम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो जगह है कहाँ जिसकी अपन बात कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारक है उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। जिस स्थान की अपन बात करें हैं कि यहाँ सूर्य तप कम है या ज्यादा है, तो वो धरातल से कितनी ऊंचाई पर है। ऊंचाई का क्या संबंध है सूर्य तप के साथ में, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि अपन इसमें कोई स्थान समुद्र तल पर स्थित है, समुद्र तल के आधार पर ही हम इसका पता लगाते हैं तापमान के बारे में, वायुदाब के बारे में जो स्थिति है वो तय करते हैं। तो यदि वो स्थान धरातल से ऊंचाई पर है तो उसके तापमान में क्या फर्क पड़ता है, तो मुख्य रूप से जो अपनी ओजोन, माफ कीजिएगा, अपना जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि अपन ज्यों-ज्यों धरातल से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान में ह्रास होता है। तापमान में क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। ठीक है, और ये कमी की जो दर है वो ये रहती है, किस दर से होता है, वो होता है 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। कितना होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अब मान लेते हैं धरातल से यदि कोई स्थान है वो 165 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 165 मीटर बढ़ गई, तो जो समुद्र तल पे जो उसका तापमान है अपना, मान लेते हैं कि वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही वो कितना रह जाएगा, 34 रह जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई स्थान विशेष की है उत्तुंगता, ऊंचाई क्या मायने रखती है। दूसरी एक दर और पाई जाती है तापमान ह्रास की, ये तो पहली दर है। एक दूसरी दर और पाई जाती है, 2 दरों का उल्लेख आता है, अर्थात 1000 मीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। कितना होता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो यही कारण है कि हमारे जो पर्वतारोही होते हैं वो जब जो हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ उनको ठंड का फीलिंग होती है। दूसरा गैस वहाँ पर दबाव भी कम होता है, वायुदाब अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि धरातल से जो हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायुदाब भी कम हो जाता है, हवा विरल हो जाती है वहाँ पे, इसीलिए ऑक्सीजन गैस के लिए उनको साथ में अपना सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। और
यही कारण है कि जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्षोभ मंडल में क्या होता है कि एक निश्चित ऊंचाई पर तापमान माइनस में हो जाता है ना, माइनस में तापमान हो जाता है और जलवाष्प जम जाती है, जलवाष्प जम जाती है, जमती है और जमने से संघनन प्रारंभ होता है, जम करके और क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। यदि तापमान क्षोभ मंडल में यदि नहीं घटता तो यह प्रक्रिया नहीं होती, संघनन नहीं बनता, बादल नहीं बनते और वर्षा भी नहीं होती। तो यही बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है ये हमारी पृथ्वी पर, हमारे लिए क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं इसी मंडल में होते हैं। जैसे वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, बादल का बनना और जलवाष्प का ऊपर उठ करके ठंडी होना, तो ये सारे फैक्टर जो है, आंधी का आना, इसी में पाए जाते हैं। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूर्य तप पृथ्वी पर कितना रहता है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक वो है कि सूर्य किरणों का नतिकोण, तिरछापन। नतिकोण का मतलब होता है कि यदि सूर्य की किरणें अपन जिस स्थान की बात करें वहां पे सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, इसका मतलब सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। और यदि कोण बड़ा है और वही कोण छोटा होगा तो सीधी आएगी, कोण जितना बड़ा होगा तो उतनी दूर तक जाएगी। तो यदि छोटा है इसका मतलब वहां पे सूर्य तप है वो कम प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य तप को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सूर्य तप का नतिकोण जो है वो छोटा है या बड़ा। इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष में जो सूर्य तप है, उस क्षेत्र विशेष में मुख्य रूप से अपन देखें तो जैसे आसमान में स्थिति किसकी, जैसे बादल ज्यादा है या कम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस प्रदेश में वनस्पतियां कैसी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये भी किसी प्रदेश विशेष के तापमान को कंट्रोल करती है। तो ये बिंदु है जिसके कारण किसी प्रदेश विशेष का तापमान है वो कम या ज़्यादा होता है। यदि तापमान बढ़ता है या घटता है तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। तो ये अपन देखा कि लघु तरंग दैर्ध्य, सूर्य तप, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और दीर्घ तरंग दैर्ध्य अपने पृथ्वी से पुनः परावर्तित होने वाली ऊष्मा। एक छोटा सा बिंदु मैं बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है उस आपको पता है कितनी 23.5 और 66.5 झुकी हुई है। तो इस झुकाव के कारण इस प्रकार से वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस झुकाव के कारण क्या है, उसका आधा भाग सूर्य के सम्मुख रहता है और आधा भाग पीछे रह जाता है। तो जो भाग सूर्य के सम्मुख है यहां तो दिन होता है, जो पीछे है वहां पे रात होती है। ये जो वर्त है इसको दिन रात में बांटता है, उसको प्रदीप्त वर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। ठीक है, दिन रात दोनों ओर, इधर आधी रोशनी है, इस ओर अंधेरा है। इसको एक बांटने वाली जो रेखा है, जो एक वर्त बनता है पृथ्वी के चारों ओर, यह प्रदीप्त वर्ती कहलाता है। यही भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का झुकाव है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापमान प्राप्त होता है और दक्षिण गोलार्ध में कम तापमान प्राप्ति होता है। ये भी बड़ा बिंदु है इसका। ठीक है, तो अब देखें अपन कि हमारा जो ऊष्मा है, बजट जो है किस प्रकार से रहता है, कैसे हमारा जो तापमान है कितना आता है, किस रूप में वो जाता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने देख ही लिया इसको प्रभावित करने वाले कारक।
अगला बिंदु, उपसौर और अपसौर अपन देख लिया। अब देखो 3 बिंदु सूर्य तप के बारे में 3 कंडीशन तो होती है। एक तो होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है अभिवहन। 3 शब्द बार बार आते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा किसको प्रदर्शित करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उस समझ देखते हैं अगले टॉपिक में देखेंगे अपन, फिर वही बड़ा विस्तृत पॉइंट है तो देखेंगे चालन में क्या होता है। जब वायुमंडल की एक परत से तापमान दूसरी परत में जाता है, वह वायुमंडल की सभी परतों को गर्म करता है। ये जो प्रक्रिया है कि एक परत से दूसरी परत में, दूसरी से तीसरी में गया, तो ये जो तापमान का इस प्रकार से बढ़ना है वो चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठीक है। दूसरा है संवहन। संवहन में क्या होता है, जब वायुमंडल में तापमान लंबवत बढ़े तब यह संवहन कहलाता है। जैसे ये धरातल गर्म है मान लेते हैं, इससे यदि इस प्रकार से लंबवत ऊपर की ओर तापमान बढ़ता है, ये लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है किसी स्थान विशेष पर 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार से यदि तापमान बढ़ता है तो ये संवहन कहलाता है। और यदि इसमें अपन देखा ऊपर वाले में कि एक परत वायु ये थी, ये गर्म थी, इसके संपर्क में दूसरी परत आई, ये और गर्म हो गई, इसके समय तीसरी परत आई और गर्म हो गई। तो इस प्रकार से एक परत से दूसरी परत में यदि तापमान का संचार होता है तो वो चालन था। और इसमें परत पूरी गर्म ना होकर के तापमान का यदि लंबवत संचार होता है, वो आगे बढ़ता है, लंबवत आता है इसमें, तब वो संवहन कहलाता है। अगला बिंदु है अभिवहन। तो अभिवहन में क्या होता है? अभिवहन इसमें क्या होता है कि तापमान का क्षैतिज संचलन होता है। क्षैतिज संचलन, क्षैतिज का मतलब होता है कि यहां यदि तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके संपर्क में आकर इधर वाली जो परत है उसका भी बढ़ जाता है, इधर वाली बढ़ जाता है, यानी धरातल के साथ साथ में, धरातल के साथ साथ में तापमान आगे बढ़ता है। इस तरह का संचलन जो होता है वो अभिवहन कहलाता है। जैसे एक हवा जैसे गर्म होती है, मान लेते हैं कि अपने यहाँ पश्चिमी भाग में लू चलती है, तो लू क्या करती है, पश्चिम से आती है और गर्म होती है, और वो आगे जैसे ही बढ़ती है तो आगे का तापमान प्लस करती चलती है। ठीक है ना। तो इस तरह की एक प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो अभिवहन कहलाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सूर्य तप, लघु तरंग दैर्ध्य और अभिवहन, चालन, संवहन, ये बिंदु अपन ने देखे। अगले वीडियो में अपन देखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, है ना, उसमें कितनी इकाई प्राप्त होती है
और कितनी अपन पृथ्वी प्राप्त करती है सौर विकिरण, कितनी वायुमंडल में विकृत कर देती है, आदि आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए भूगोल के संपूर्ण ज्ञान के लिए हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।